नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में। देश के अंदर छिड़ी एक किताब पर बहस, जो कि देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र की क्लास कही जाए, पाठशाला कही जाए, संसद, जहां पर चर्चा के बीच में आ गई है। किताब लिखी गई है मनोज मुकुंद नरवणे जी द्वारा, जो भारत की 4 स्टार जनरल पद से रिटायर हो चुके हैं। आप जिस समय पर जनरल थे, भारत का उस समय पर डोकलाम, चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट हुआ था। ऐसे समय पर इनकी एक किताब सुर्खी में है। संसद में फिलहाल बजट प्रस्ताव पर धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा है, बजट पर धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा है। और उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा नरवणे साहब की एक अप्रकाशित पुस्तक का संदर्भ लेते हुए, रेफरेंस लेते हुए कहा गया कि इस सरकार ने देश की सुरक्षा के मामले में फैसला करने में देरी की। इस विषय को उठाते हुए लीडर ऑफ अपोजिशन ने कल यानी कि 2 फरवरी के दिन इस विषय को सदन के सामने जैसे ही रखा, देश के अंदर एक विषय उठकर आया कि अल्टीमेटली सरकार ने क्या देरी की थी। भारत और चीन के समय में, भारत और चीन के बीच उठे कन्फ्लिक्ट में भारत सरकार कहां पिछड़ गई थी। यह विषय अब सबके मन में जानने की जिज्ञासा है। जिस जिज्ञासा की बात हो रही है, वहां पर चीन के साथ भारत के सटे हुए बॉर्डर, पूर्वी लद्दाख, रेचिनला, कैलाश रेंजेस की बातें हैं। आज के सेशन में इन सब बातों का जिक्र होगा कि अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन के आरोप क्या हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से बचाव क्या है, सदन के कानून क्या है और आफ्टर ऑल मसला क्या है। सारी बातें, क्योंकि फिलहाल ये सुर्खियां हैं और हर कोई व्यक्ति इस बात को, विषय को विस्तार से जानना चाहता है। लेकिन फिलहाल के लिए 2 बड़े किरदारों को पहले जान लेते हैं। आप विपक्ष के नेता हैं लोकसभा के अंदर, और आप मनोज मुकुंद नरवणे जी, जिन्हें नहीं पता होगा कि आप सदन के बीच में चर्चा का विषय बनेंगे। आपने 2 दिन पहले ही एक कारवा नाम की मैगजीन को इंटरव्यू दिया था। वो जो इंटरव्यू था, आपने मैगजीन को इंटरव्यू नहीं दिया था, कारवा नामक मैगजीन में इनके बारे में एक खबर प्रकाशित हुई थी। जो खबर प्रकाशित हुई थी, उसी को लीडर ऑफ अपोजिशन ने अपनी रिपोर्ट के अंदर क्लेम कर दिया। तो किसी मैगजीन में जो खबर प्रकाशित हुई, उस खबर को जब संदर्भ में लिया गया, और जो खबर प्रकाशित हुई थी वो इस 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक के लिए हुई थी। तो वो जो खबर थी उसको रेफरेंस में लेते हुए जब राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर ये बात उठाई, तो लोगों के मन में जिज्ञासा आई कि ऐसा इस किताब के अंदर क्या था जो कि आज तक प्रकाशित नहीं हो पाई, नंबर 1। और इस किताब के बारे में उस मैगजीन में जब खबर लिखी, तो उस मैगजीन में जो बातें निकल कर आई, जिससे कंक्लूड ये हो रहा है राहुल गांधी जी के अनुसार कि सरकार ने फैसला लेने में देरी की, तो वो बातें क्या थी, उन सबको समझेंगे। लेकिन एक बार के लिए थोड़ा और बिग फ्रेम पर कंटेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि 1 फरवरी को देश का बजट आया। देश के बजट के बाद इस तरह से विधायी प्रक्रियाएं चल रही हैं। 2 से 4 तारीख तक, यानी कि कल से लेकर आने वाले कल तक, अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा है। कौन सा अभिभाषण? राष्ट्रपति के द्वारा जो बजट सत्र की शुरुआत में अभिभाषण दिया गया था उस समय के, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा है। धन्यवाद में असल में राष्ट्रपति सरकार की उपलब्धियां गिनाकर गई थी। तो फिर यहां पर सभी लोग, चाहे जिनकी लोकसभा में जितनी जितनी परसेंटेज के आधार पर सीटें हैं, जिनको डिफाइंड समय है, उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। सदन के अंदर प्रतिक्रिया देने के लिए राहुल गांधी जी ने विपक्ष की तरफ से बोलना शुरू किया। इसी जगह प्रस्ताव में जब उन्होंने चर्चा की, तब इन्होंने इस पुस्तक का जिक्र कर दिया। ठीक है, पार्लियामेंट में बजट सत्र चल रहा था। सरकार का कहना था बजट पर बात करिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात करिए, ये आप कौन सी बातें निकाल कर ले आ रहे हैं। इन्होंने जो बातें रखी राहुल गांधी जी ने, वो कुछ इस प्रकार से थी। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड बुक का हवाला देते हुए कहा कि 4 चीनी टैंक लद्दाख बॉर्डर के पास पहुंच गए थे। ऐसा कहते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें टोक दिया और कहा कि आप स्पीकर के नियमों का हवाला देते हुए उन्हें रोका और कहा कि आप किसी भी पुस्तक का रेफरेंस अगर ले रहे हैं, तो पहले आप सदन से परमिशन लीजिए, स्पीकर को बताइए कि आप किस पुस्तक के बारे में बोल रहे हैं। इसके लिए लोकसभा के नियम है। अगर कोई पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई है, तो उसके बारे में आप झूठा क्लेम मत करिए। ना तो आपने परमिशन ली है और ना ही वो पुस्तक प्रकाशित है। ऐसा कहते हुए सत्ता पक्ष ने उन्हें टोका। तो यहां पर एक काफी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। राहुल गांधी जी ने अपनी तरफ से बोलते हुए कहा कि जिस बात की हम बात कर रहे हैं वो सेना के सभी अधिकारियों को पता है, लेकिन
कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। अब कौन सी बात पता है? जब आपको लगेगा सेना को पता है, राहुल गांधी जी को पता है, सत्ता पक्ष को पता है, लेकिन देश को नहीं पता है, तो देश इस बात को जानने के लिए जिज्ञासु होगा। क्यों ऐसा है कि गृह मंत्री जी अमित शाह और रक्षा मंत्री जी जो राजनाथ सिंह जी हैं वो इस बात को आने ही नहीं दे रहे? राहुल गांधी जी मैगजीन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, और जब वो बात कर रहे हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। सत्ता पक्ष को इस तरह से रोकने का क्या वाकई अधिकार है? जब एलओपी बोल रहे हैं तो इस बात का अधिकार है। तो इस विषय पर मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन इतना रख सकता हूं कि यहां पर जब भी आप कोई तथ्य रखें तो उसके लिए स्पीकर को बताना होता है कि इस पुस्तक के रेफरेंस से ये बात बोल रहे हैं। स्पीकर अलाउ करते हैं कि आप इस बात को बोल सकते हैं। चूंकि आपने इस बात को उठाया तो फिर राहुल गांधी जी अपनी बात कहने से रुके नहीं। रेचिनला में 4 चीनी टैंक भारत की सीमा में पहुंचे थे। मैं यहां बात एक मैगजीन के आधार पर कह रहा हूं जिसमें नरवणे की किताब का हवाला दिया गया है। तो नरवणे की किताब जिसका हवाला दिया गया है असल में वो अभी तक छपी नहीं है। मेमोयर यानी कि यादगार बन के एक किताब, जैसे आत्मकथा लोग लिखते हैं, ऐसे ही नरवणे साहब ने अपनी एक आत्मकथा लिखी है। तो वो जो लिखी किताब है, चूंकि वो अब तक प्रकाशित होकर नहीं आई है, तो उसके जो प्रकाशित नहीं या कहिए अप्रकाशित जो अंश हैं उनमें से कुछ बातें किसी मैगजीन के अंदर आ गई। अब सवाल ये बनता है तो साहब छापने में क्या दिक्कत है? छापने में दिक्कत यह है कि हमारे देश में सीक्रेट सर्विसेज, रक्षा से जुड़े लोग काम जो करते हैं उनको अपनी कोई भी या तो सर्विस के समय पर बात रखने का और सर्विस के बाद में भी जो अपनी सर्विसेज थी उनके बारे में बात रखने के कुछ स्पष्ट प्रावधान होते हैं। वो उन प्रावधानों से बंधे होते हैं कि वो इन बातों को लीक नहीं कर सकते। अदरवाइज हमारी सेना बहुत सारे एक्शंस और बहुत सारी ऐसी चीजें करती है जो कि दुश्मन को भी नहीं पता होती और देश को नहीं बताई जाती। हमारी बहुत से मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जिससे आम जन को दूर रखा जाता है। यही कारण है कि आज तक हमारे देश के अंदर एक भी सैन्य तख्तापलट नहीं हुआ और पाकिस्तान में कोई प्रधानमंत्री आज तक 5 साल पूरे नहीं कर पाया, क्योंकि यहां पर सरकार की तरफ से लोकतांत्रिक तरीकों को बहाल रखने के लिए सेना में ट्रांसपेरेंसी को लेकर कुछ नियम सख्त हैं कि आप ये बोल सकते हैं और ये नहीं बोल सकते। सेना के अधिकारी देश के किसी भी विषय पर अपनी राय नहीं रख सकते, उनको किसी ना किसी कानून में बांध कर रखा गया है। अदरवाइज हमारे देश में भी सैन्य तख्तापलट होने में देर ना लगती। ये बात अब प्रूवन थॉट के रूप में देखी जाती है। ठीक है साहब, राहुल गांधी जी ने जो बात करी इस पर राजनाथ सिंह जी ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता सदन के समक्ष जो पुस्तक प्रस्तुत करने की बात कर रहे हैं उसे प्रस्तुत करें जिसका हवाला दे रहे हैं, क्योंकि वो पुस्तक है ही नहीं, प्रकाशित ही नहीं हुई, तो राहुल गांधी जी उसके बारे में कैसे बोल सकते हैं? अमित शाह जी ने कहा कि राहुल गांधी बिना प्रामाणिकता के बात ना करें। वे एक मैगजीन की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, मैगजीन में कुछ भी लिखा जा सकता है। रक्षा मंत्री की बात का भरोसा करें। राहुल को किसने बताया कि चीनी टैंक आए थे? चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हो रही है। जब यह बात निकलकर आई तो फिर दोनों की तरफ से और तीखी बहस हुई। इनने कहा कि ये लोग तो हमारे नेशनलिस्ट होने पर सवाल उठाते हैं, तो राहुल गांधी जी की बात पर अमित शाह जी बोलते हैं कि जब बात है ही नहीं, पुस्तक नहीं, कोई परमिशन नहीं, आप उस बात को बोल ही कैसे सकते हैं? तो आप क्लेम कैसे कर सकते हैं? खैर, इस बात पर काफी तीखी नोकझोंक हुई। सदन को स्थगित किया गया। 8 सांसदों को सस्पेंड भी कर दिया गया। इस पूरी कहानी में जो शब्द से बातें थी वो कुछ इस तरह से थी। राहुल गांधी जी बोले कि लोकसभा में डोकलाम में चीनी टैंक भारत की सीमा में पहुंच गए थे। ये एक बात मैगजीन के आर्टिकल के हवाले से मैं कह रहा हूं, जो कि पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब को कोट करके की गई है। राजनाथ सिंह जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि अगर ये बातें प्रकाशित हुई हैं तो इनका जिक्र करें, नहीं तो आप छोड़ दें। राहुल गांधी जी बोले, आप सब ध्यान से सुने कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, इससे पता चल जाएगा कि कौन देशभक्त है कौन नहीं। 4 चीनी टैंक भारत की धरती पर आ रहे थे, वे कुछ 100 मीटर ही दूर थे। इस पर स्पीकर साहब बोले कि राहुल जी, आप सदन के नेता विपक्ष हैं। सांसद प्रियंका ने एक बात कही थी तो उन्होंने ऑथेंटिक स्तर पर उसे प्रस्तुत किया था। आपसे भी यही अपील है कि उसे ऑथेंटिक स्तर पर प्रस्तुत करें। राहुल जी ने कहा कि यह 100% ऑथेंटिक है। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल बताएं कि क्या यह प्रकाशित हुआ है या नहीं, केवल इतना बताएं। लोकसभा में एनडीए और विपक्ष के बीच में हंगामा इस बात पर शुरू होता रहा। कुल मिलाकर के एक एक करके इन सब की बातें शब्दशः हैं। राहुल जी कहते हैं कि नरवणे की अनपब्लिश्ड बुक में रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री का जिक्र है, मैं वही बता रहा हूं। राजनाथ सिंह जी कहते हैं, राहुल जी, जिस किताब के बारे में आप बोल रहे हैं वह किताब प्रकाशित ही नहीं हुई है। अमित शाह जी कहते हैं कि मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ऐसा नहीं कहा।
तो अब कुल मिलाकर के सब लोग एक पुस्तक पर आकर के टिक गए। तो अब आपके मन में फिर से सवाल उठेगा, ऐसा उस पुस्तक के अंदर क्या है जिसके बारे में बहस तो हो रही है, बोलने कोई नहीं दे रहा, लोकसभा के अंदर जिक्र चल रहा है, प्रधानमंत्री के बारे में, रक्षा मंत्री के बारे में ऐसी क्या बातें हैं जो नरवणे साहब ने रिटायर होकर कह दी? क्या ऐसा तो नहीं हुआ था कि कहीं ना कहीं लद्दाख के अंदर भी चीनी अतिक्रमण हो गया था, हमारे क्षेत्र पर अतिक्रमण हुआ था लेकिन किसी को पता नहीं चला? क्योंकि पहले भी राहुल गांधी जी चीन की जो हमारे क्षेत्र के अंदर मतलब घुसपैठ रही है उस पर काफी वोकल रहे हैं। उनका हमेशा से यह क्लेम रहा है कि भारतीय सीमा में चीन के द्वारा दखलंदाजी की जाती रही है, भारत सरकार इस बात को बोलती नहीं है। उनका हमेशा से यह एक सरकार पर दबाव बना रहा है विपक्ष की तरफ से कि चीनी लोग घुसपैठ करते हैं, सरकार चुप बैठी रहती है। इस बात को लेकर के खूब तीखी बहस छिड़ती है। खैर, अब सवाल यह आता है कि पुस्तक में इतना क्या बवाल है कि वो आ नहीं रही है, और उस बात पर सरकार ने फिर रोक लगा क्यों रखी है? सरकार इसको निकाल क्यों नहीं देती? ऐसा क्या है? अब देखो, मनोज मुकुंद नरवणे जी जो हैं वो भारतीय सेना के अंदर वर्ष 2019 से लेकर 22 तक 4 स्टार जनरल यानी कि सेना के प्रमुख रहे थे। सेना प्रमुख जिनके पास पूरी आर्मी की जिम्मेदारी थी, आपके ऊपर सीडीएस साहब थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। अच्छा, इनकी पूरी क्रोनोलॉजी में आपको सेना के बारे में डिसीजन लेने के लिए सीडीएस से, रक्षा मंत्री से और प्रधानमंत्री कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी जो है उनसे परमिशन लेने के लिए प्रोटोकॉल्स थे। अच्छा, अब इस पुस्तक के अंदर जिसका जिक्र हो रहा है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, जिसको अभी तक आर्मी हेडक्वार्टर्स के द्वारा परमिट नहीं किया गया छपने के लिए, पेंगुइन प्रकाशन उस किताब को लिखने की परमिशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मांग रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लाइन टू लाइन उनकी लिखी हर बात को वेरीफाई कर रहा है, और जब परमिट कर देगा उसके बाद वो पुस्तक छप जाएगी। ये नरवणे साहब भी पहले कुछ इंटरव्यूज में अपनी बातों में रख चुके हैं कि मेरा काम लिख करके अपनी यादगार भेंट करना था पेंगुइन को, मैंने उनको सौंप दी। पेंगुइन एक प्रकाशन का नाम है, वो प्रकाशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से उसकी परमिशन ले रहा है, वहां से परमिशन मिलने के बाद वो प्रकाशित पुस्तक बाहर आ जाएगी। तब इसमें बात कुछ इस तरह से है जो कि मैं आपके सामने रखने के लिए शब्द से घटना का संक्षिप्त टाइमलाइन रखने का प्रयास करता हूं। यह जिक्र है देश के अंदर 31 अगस्त 2020 का। जिस जगह की बात है वो एरिया है पूर्वी लद्दाख। ये मैं मैप पर भी आपको अगर दिखाना चाहूं तो आप ऐसे देखें, ये लद्दाख का क्षेत्र है। लद्दाख में इधर का क्षेत्र जो चाइना के अक्साई चीन की तरफ है वो पूर्वी लद्दाख। लद्दाख में गलवान वैली के अंदर इंसिडेंट हुआ था, इसी जगह की बात है। और इस लद्दाख के अंदर पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में रेचिन ला के पास की जगह है। रेचिन ला के केस में बात होती है शाम 8:15 पर, जिसमें नॉर्दर्न कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी को सूचना होती है कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, जो चीन की जो सेना है, वो पैदल सेना के समर्थन में 4 चीनी टैंक रेचिन ला की ओर बढ़ रहे हैं। एकदम शांति की बात चल रही है, कहीं कोई क्लैशेस नहीं है। अचानक 8:15 बजे शाम को एक सूचना आती है लेफ्टिनेंट जनरल के पास कि कुछ ऐसा हो रहा है। यह सूचना जैसे ही आती है तुरंत सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को सूचित किया जाता है कि सर ऐसा ऐसा अपडेट है, बॉर्डर पर ऐसा मूवमेंट देखा गया है, चीनी सेना आगे बढ़ रही है। चेतावनी के अंदर जब ये चेतावनी दी जाती है और पता चलता है कि चीनी टैंक जो है वो भारतीय ठिकानों से कुछ 100 मीटर की दूरी पर हैं, ऐसे में चेतावनी स्वरूप एक रोशनी का गोला फेंका जाता है ताकि टैंक रुक जाएं, ये समझते हुए कि हम दुश्मन के क्षेत्र में एंट्री कर रहे हैं, हम दूसरे देश की सीमा में एंट्री कर रहे हैं। लेकिन वो टैंक आते हुए नहीं रुके। 8:30 पर सेना प्रमुख राजनाथ सिंह जी को फोन करते हैं, एनएसए साहब को और सीडीएस विपिन रावत जी को और विदेश मंत्री अजय शंकर जी को निर्देश मांगने के लिए संपर्क करते हैं कि सर मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। घटना 8:15 पर है। 8:30 पर नरवणे साहब अपने ऊपर जो सीनियर्स हैं, क्योंकि सेना अगर यहां पर सीधा कॉन्फ्लिक्ट में एंट्री करती है तो वो अपने आप में फिर से 2 देशों के झगड़ने की खबर होती। यहां पर ये तत्काल प्रभाव से ऊपर से आदेश मांगते हैं। चीनी टैंक दर्रे से 1 किलोमीटर की दूरी पर रह गए हैं। यह बात इन्होंने अपनी तरफ से अपने सीनियर्स को 9:10 पर बताई। 9:25 पर रक्षा मंत्री को इन्होंने फिर कॉल किया और कहा कि स्पष्ट निर्देश दीजिए सर, क्या करना है। इस पर पीएलए का कमांडर का आदेश आता है, पीएलए कमांडर का संदेश आता है कि हम तनाव घटाने को तैयार हैं, अगले दिन बैठक की बात करते हैं। चीनी प्रस्ताव रक्षा मंत्री और एनएसए के बीच में पहुंचाया जाता है कि सर वो लोग बोल रहे हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है हम इसको रिजॉल्व करने के लिए रुक रहे हैं, आपका क्या आदेश है। 10:10 पर नदर्न कमांड की तरफ से सूचना आती है कि सर टैंक रुके नहीं हैं, चले आ रहे हैं।
500 मीटर दूर आ चुके हैं, अब नहीं रुक रहे हैं, वो तेजी से आगे बढ़ते चले आ रहे हैं 10:10 पर। इस बीच में एक समय ऐसा आया जो स्पष्टता का था कि चीनी लोग रुक रहे हैं कि आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन 10:10 पर यह जैसी जानकारी आती है कि सर अब उन्हें रोकने का एक ही तरीका है कि हम भी मीडियम आर्टिलरी फायर करें, गोला दागें और कहें कि रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, अब यहां से आगे अगर बढ़ोगे तो फिर आप युद्ध मोल ले लोगे। 10 से 10:30 के बीच में सेना मुख्यालय में विकल्पों पर गहन चर्चा होती है कि अब क्या किया जा सकता है, हमें इस पर क्या रिएक्ट करना चाहिए। पूरा की पूरा नदर्न फ्रंट हाई अलर्ट पर चला जाता है। इस बीच में 10:30 पर रक्षा मंत्री का फोन आता है और कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट निर्देश है, जो उचित समझे वो करो। अब बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया यह है साथियों, प्रधानमंत्री का जिक्र और रक्षा मंत्री का जो जिक्र है वो जिस लहजे में यहां पर है, प्रथम दृश्यता जब आप इसे पढ़ते हैं तो यह प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री ने फ्री हैंड दे दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से नरवणे साहब से कहा कि आपको जो ठीक लगे करो, और सेना को यही दिया भी जाना चाहिए। आप उन्हें निर्देश ना दें कि आप पीछे हट जाएं, आप रुक जाएं, वेट करें, देखते हैं कितना आगे तक आते हैं, इंतजार करिए। सेना के लिए जो सबसे अच्छा आदेश माना जाता है कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करो, अगर आपको लगता है कि आपने फायर करना था कर दो, यही सबसे बड़ा बॉस माना जाता है। मैं खुद वर्दी वाली जॉब में रहा हूं तो मुझे इस बात का अनुभव है कि आपके सीनियर्स जब आपको यह आदेश दे देते हैं कि टेक योर कॉल, तो उस समय मतलब यह होता है कि आप फील्ड ऑफिसर आप हो, आप डिसाइड करो कि क्या फैसला करना है। इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस का इंतजार नहीं करना है, आपने फायर भी कर दिया तो वो अब आपके ऑफिसर्स भी डिफेंड करेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री ने इन्हें ये जो आदेश दिया, ये एक सकारात्मक आदेश के रूप में ट्रीट होना चाहिए। लेकिन अपोजिशन की तरफ से जो सवाल है वो ये कि आपने इतना देर भी क्यों लगाया। रक्षा मंत्री का 2 घंटे का समय, अब लगभग ये घटना 8:15 पर शुरू हुई है, 10:30 पर यानी कि 2 घंटे 15 मिनट का रेस्पॉन्स टाइम भी क्यों लिया गया, जबकि इस बीच में सारी की सारी स्तर पर तैयारियां पूरी होनी शुरू हो चुकी थी। लेकिन अपोजिशन का टारगेट यह है कि आपने 2 घंटे का समय भी रेस्पॉन्स में क्यों लिया। अब चूंकि इस मसले पर बोलने वाले लोग अपने स्तर पर अपोजिशन की तरफ से और सत्ता पक्ष की तरफ से सरकार के जो लोग हैं वो बोल सकते हैं, लेकिन हां, आप और हम जब इस पूरी घटना को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रोसेसिंग में कुछ तो टाइम लगता होगा। प्रधानमंत्री किसी बैठक में बैठे हैं, रक्षा मंत्री किसी बैठक में बैठे हैं और अचानक उन तक सूचना पहुंच रही है और यह कॉल भी लेना है कि कल सुबह देश को बताना है कि युद्ध शुरू हो चुका है। यह जानकारी देने से पहले यह प्रोसेस करना कि इसके प्रोज क्या होंगे, कॉन्स क्या होंगे, किस देश को सूचित करना है, कौन से फ्रंट पर क्या क्या सुनिश्चित करना है, और उसके बीच में यह कॉल दे देना है कि डू व्हाटसोएवर यू नीड, कर दो जो ठीक लग रहा है। यह अपने आप में एक बड़ा पक्ष है। खैर, फिलहाल के लिए इस पर सबका अपना मत है। यह कारवा मैगजीन के अंदर बात छपी है जिसमें उन्होंने यह बात कही कि लीडर ऑफ अपोजिशन वाज स्टॉप्ड फ्रॉम डिस्कसिंग एन एक्सपर्ट फ्रॉम आवर लेटेस्ट कवर स्टोरी नरवणे's मोमेंट ट्रुथ एंड आर्मी चीफ अनपब्लिश्ड मेमोयर exposes how the Modi government spun the China border crisis। यहां पर लिखा गया है कि फंडामेंटल कंट्रडिक्शन एट हार्ट ऑफ मोदी गवर्नमेंट चाइना's strategy, one obscured by tactical bombast but evident in the memoir unflinching operational detail। The government claims deterrence through military repositioning and infrastructural investment। In practice, it has presided over strategic retreat, cloaked in nationalist rhetoric and enforced by information control। खैर, इन्होंने जो भी बातें लिखी कारवा मैगजीन में, उन बातों में सार यही कहा जा रहा है कि सरकार की जो स्ट्रेटजी थी वो चाइना के सामने कन्फ्रंट करने की नहीं थी, वेट एंड वॉच की थी। कुछ इस तरह से सरकार रुक कर चल रही थी। संभवतः नरवणे साहब किताब में यह कहना चाह रहे हैं। चूंकि किताब बाहर नहीं आई है और उस बाहर नहीं आई किताब के, अब आपके दिमाग में आएगा जब बाहर नहीं आई तो कारवा मैगजीन छाप कैसे दे रही है, तो बात यह है कि वो उसका सार छापने का प्रयास है। होता क्या है कि पुस्तक जब बाहर आती है तो उससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जितनी भी होती है ना, वो किताब बाहर नहीं आती है। असल में क्या होता है कि पब्लिशर को जब किताब देते हो तो पब्लिशर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को किताब देता है कि लो साहब
आप इसको चेक कर लो। अब यहां पर कोई ना कोई प्रति या तो पब्लिशिंग हाउस से लीक हो गई, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जिस व्यक्ति को दी गई थी उसने गलती से किसी को पढ़ा दी, या फिर खुद ही नरवणे साहब ने किसी को दे दिया। अब ये तो खुद जांच का विषय है कि किताब कहां से बाहर आई, कैसे बाहर आई, अब ये तो कौन जांचेगा। अब इस पर जितना ज्यादा लोग कहेंगे कि नहीं नहीं ये बाहर नहीं आनी चाहिए थी, उतना ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा। पता नहीं कोई लीक बात तो नहीं लिख दी है, लेकिन जो भी कंटेक्स्ट है, इस कंटेक्स्ट से लेने वालों का मत है। कुछ लोग इसे इस तरह से लेंगे कि यार अगर इस बात में यह भी लिखा गया है कि कह दिया तुम्हें जो करना है, इससे अच्छा और क्या आदेश हो सकता है। लेकिन अपोजिशन की तरफ से कि नहीं इतना इंतजार था, पता नहीं चाइनीज अंदर ही आ जाते तो क्या होता। चाइनीज तो हमारे देश में 1962 से ही अंदर घुसे हुए हैं। लगातार हमारे देश में सरकारें बदली लेकिन जगह नहीं बदली। आज तक चाइना वाले अक्साई चीन पर कंट्रोल कर कर बैठे हैं। खैर, लेकिन हमारे देश को गुमराह करने के लिए इस तरह की बहस सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे में फिलहाल के लिए पब्लिश्ड होने से पहले किताब के लिए नियम क्या है? तो जो लोग सर्विस में हैं उनको लेकर आर्मी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और सर्विस कंडक्ट रेगुलेशंस के तहत प्रतिबंध है, जिसमें सरकार की अनुमति से ही कोई जुड़ी जानकारी आप बाहर निकाल सकते हैं, अन्यथा सजा का प्रावधान होगा। लेकिन अगर रिटायर्ड अधिकारी हैं तो उन्हें 2021 में एक सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल में यह जानकारी संशोधित तरीके से डाली गई कि खुफिया और सुरक्षा विभागों से जुड़े विभागों में काम करने वाले अधिकारी बिना पूर्व अनुमति के अपनी सेवा से जुड़ी जानकारी प्रकाशित नहीं कर सकते। अब चूंकि ये पेंशन सर्विसेज रूल हैं, अर्थात अगर आपने प्रकाशित कर दी तो टेक्निकली आपकी पेंशन रुक जाएगी। सर्विस से तो क्या ही बर्खास्त करोगे, वो तो पहले की पहले ही आप नौकरी तो आप रिटायर हो चुके हैं। तो इनके पेंशन से, क्योंकि सर्विस में होते हो तो आपके पास बहुत सी सुविधाएं और भी होती हैं, आपको उनसे विमुख किया जा सकता है। लेकिन पेंशन में पेंशन से ही जुड़े रूल बनाए गए हैं। ठीक है, इसके लिए प्री पब्लिशिंग क्लियरेंसेस की व्यवस्था की जाती है, जिसमें सर्विस के लिए जो सिद्धांत है उनको फॉलो किया जाता है कि अगर कोई सेना का उच्च अधिकारी गोपनीय जानकारी रखता है तो उन्हें प्री पब्लिश मतलब छपने से पहले सिक्योरिटी क्लियरेंसेस लेने होंगे। रक्षा मंत्रालय, भारतीय सेना किताब की लाइन बाय लाइन जांच करेंगे और किताब की संवेदनशील अगर कोई जानकारी है, जैसे सीमा विवाद, कोई ऑपरेशन, कोई पॉलिसी, तो उस पर वो पब्लिश करने की अनुमति सरकार रोक भी सकती है कि नहीं, आप इसे नहीं छाप सकते। तो ऐसा क्या कोई इसमें पॉलिसी मैटर संबंधित बात भी है क्या? बिल्कुल है। नरवणे साहब थोड़ा सा अग्निपथ योजना को लेकर के, जो जिसके माध्यम से अग्निवीर बन रहे थे, उसको लेकर थोड़ा क्रिटिकल थे। मतलब उनकी थॉट में वो ठीक नहीं था। ऐसा उनकी किताबों के अंदर या मेमोयर के अंदर आने से पहले ही सुर्खियों में रहा है। मतलब कि वो इसे सही नहीं मानते थे, या फिर कहते थे कि जो हमारा पॉलिसी डिस्कशन था उससे अलग तरीके से अग्निपथ आई है। क्योंकि भारत की सरकार का पहले भी, इलेक्शन से पहले भी जब ये योजना आई थी, तब देश में बड़ा विरोध हुआ था। सेना के अंदर जाने वाले छात्रों में या फिर जो भी हमारे यूथ थे, उसके अंदर एक थोड़ा सा इसको लेकर के असमंजस की स्थिति, प्रतिक्रिया का स्वरूप भी रहा था कि सेना को लेकर सरकार की यह योजना कितनी सार्थक रहेगी। सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष ने काफी ज्यादा मुद्दे भी इस बात पर उठाए थे। ऐसे में अगर नरवणे साहब खुद निकलकर यह कह दें कि सेना में यह योजना लाने के मैं खिलाफ था, तो ऐसी बात बहुत ज्यादा हाईलाइट होकर आएगी कि देखो सरकार ने अपनी मंशा चलाई। कहते हैं कि इस पुस्तक में उन्होंने इस पर भी अपनी राय रखी है, वो चीज भी सरकार आने नहीं दे रही है। तो दोनों ही बातें हैं। सरकार बहुत से ऐसे काम करती है जो सेना के अधिकारियों की कंसल्टेशन से होते हैं, या फिर सरकार अपने नीतिगत चीजों को सेना के साथ साझा करती है कि साहब आपको ऐसे ऐसे चीजें करनी चाहिए। यह आपसी सामंजस्य का विषय है, देश की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। तो ऐसे में अक्सर यह डिमांड की जाती है कि जब भी कोई बात बाहर रखी जाए तो लोकसभा के नियमों की पालना हो। तो लोकसभा के अंदर रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा नाम से बुक चलती है, और उस बुक के अंदर रूल नंबर 349 है, जिसमें यह कहा गया है कि लोकसभा में किसी अप्रकाशित किताब के अंश पढ़ने की अनुमति नहीं है। अगर आपको अनुमति चाहिए तो उसके लिए आप चेयर से, यानी कि स्पीकर जो बैठा हुआ है, उससे आप अनुमति ले सकते हैं और फिर उसके अंश पढ़ सकते हैं। हालांकि इनकी पुस्तक प्रकाशित होने से पहले भी सुर्खियों में रह चुकी है। पहले भी गलवान क्लैश को लेकर के आपकी टिप्पणी रही है, इनके बयान की भाई इसको लेकर के अपोजिशन पहले भी रहा है कि साहब आपने जिस तरह से हरकतें की अग्निवीर को लेकर के, अग्निपथ स्कीम को लेकर के, वो ठीक नहीं थी। इस बात को लेकर अपोजिशन इनके बयानों को अपने सामने अपने पक्ष में बयान के रूप में प्रस्तुत करता रहा है। अब देखना होगा कि यह पुस्तक जब प्रकाशित होकर बाहर आएगी
उस समय ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको लेकर के बात की जा सकती है। लल्लन टॉप पर भी इनका एक इंटरव्यू पुराना इस समय वायरल हो रहा है, जहां पर आपने इस पुस्तक के बारे में यही बयान दिया था कि मैंने मेरा काम करके पब्लिशिंग हाउस को दे दिया है, जब वो आएगी तब ले लिया जाएगा। लीडर ऑफ अपोजिशन से पहले भी सुप्रीम कोर्ट में बात हुई है कि साहब ऐसे विषय पर आप ना बोलें। खैर, अब लेकिन राहुल गांधी जी को जो ठीक लगा उन्होंने वो किया, बाकी आप लोगों को जो ठीक लगे वो आप अपनी राय बनाएं। फिलहाल के लिए मैंने मसला समझाने का थोड़ा सा प्रयास किया है, अगर आप इसे समझे हैं तो और साथियों से इसे साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं हमारे साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ना, तो हमारा डिटेल बैच अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, जिसमें जो जानकारी मैंने पढ़ाई है वो पुस्तकों के रूप में भी उपलब्ध है। आप उन्हें हैंड रिटन नोट्स के रूप में घर पर भी मंगा सकते हैं। हमारी हैंड रिटन किताब के रूप में एक नोट्स की बहुत अच्छी पुस्तक बाहर आई है जो हिंदी में उपलब्ध है, आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।